आज आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य किया जाता है, इसके लिए व्यंजक पढ़ना है। ठीक है। एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, वो मैं अभी ख़त्म कर दे रहा हूँ। और आज के बाद जो वीडियोज़ आपको हैं वो 4 से दिन हो सकता ना मिल पाए, क्योंकि मूल्यांकन में ड्यूटी लगी हुई है। आपकी फ़िज़िक्स की कॉपियाँ जो है वो 12 वालों की चेक हो रही हैं, तो इसलिए वीडियो नहीं मिल पाएगा। आप इस लेसन के, थर्ड लेसन के जो भी क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो सब आप लगाए रखिए और लगा करके उसको आप एक साथ, है ना, पोस्ट कर दीजिएगा। तो मैं देख लूँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है। उस पर अगर वीडियो बन पाएगा तो वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मैं उसको लिख करके लगा करके सवाल आपको भेज दूंगा। ठीक है। तो 3 लेसन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद अगला जो लेसन है या सेकंड पार्ट जो आपका है ऑप्टिक्स का, वो शुरू करना होगा। तो वो हम लौटने के बाद शुरू करेंगे, जैसा भी आदेश रहेगा। 20 मई के बाद अगर कक्षाएं चलेंगी तो फिर वो आगे पढ़ाया जाएगा, प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है। तो 2 टॉपिक्स में बचा हुआ है। एक तो ये है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य किया जाता है, ये चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उसके पास कितनी ऊर्जा का संचय होता है, संचित ऊर्जा आपको निकालनी है। ठीक है। क्योंकि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल स्थित है, प्लेस्ड है, तो उसके पास ऊर्जा रहती है। वो ऊर्जा कैसे आती है, कहाँ से आती है, वो आपको हम बताएंगे। ठीक है। कितनी ऊर्जा होती है वो भी बताएंगे। ठीक है। तो पहले हम आते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, या वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है एक वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ई, कैपिटल ई। कैपिटल ई यहाँ देख रहे हैं, क्या है ये? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस वैद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव में आप पहले से जानते हैं, एक सिरे पर यहाँ पर प्लस आवेश होता है और दूसरे पर क्या होता है? माइनस आवेश होता है। ठीक है। एक पर प्लस चार्ज होता है, दूसरे पर माइनस चार्ज होता है, और ये परस्पर कितनी दूरी पर होते हैं? 2l डिस्टेंस पे होते हैं। तो इनके बीच की दूरी क्या है? 2l। ठीक है। सामान्य अवस्था में अगर ये प्लस क्यू वाला आवेश, ध्यान दीजिएगा, प्लस क्यू वाला आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, प्लस क्यू वाला जो आवेश हमारा है इधर की तरफ, ऐसे ध्यान दीजिए, प्लस क्यू आवेश इधर की तरफ हो और माइनस क्यू आवेश वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो, तो कहा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव हमारा क्या है? अस्थाई संतुलन में है। ठीक है। माइनस क्यू आवेश हमारा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत है, धन क्यू आवेश हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, तो हम कहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है? अस्थाई संतुलन में है। ठीक है। और अगर इसका उल्टा हो जाए तो क्या हो जाएगा? अस्थाई संतुलन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्थाई संतुलन में हो जाएगा ये। अब अगर ये अस्थाई संतुलन में है और इसको हम रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, ठीक है, तो घुमाने में कार्य करना पड़ेगा। अगर अस्थाई संतुलन में या अस्थाई संतुलन में न भी है, मान लीजिए ये वैद्युत द्विध्रुव हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश कोण पे है और उसको हम 60 अंश और घुमा रहे हैं लेफ्ट में, या 60 अंश पे है, घुमा के 120 अंश कर रहे हैं। ठीक है। तो जब विभिन्न कोणों पर हम इसको घुमाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? हमको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। वर्क करना पड़ेगा। ठीक। क्यों करना पड़ेगा वो आपको बता रहे हैं। आप जानते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म काम करता है ना? याद आ रहा है? इसके पहले ये टॉपिक आ चुका है। किसमें? पहले वाले चैप्टर में जब आप वैद्युत द्विध्रुव पढ़े थे तो वहां बताया गया था कि ये पहला आवेश Q है, इस पर एक बल काम करेगा QE, इधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि धन आवेश है। दूसरा आवेश है -Q, इस पर एक बल काम करेगा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में काम कर, इधर की तरफ काम करेगा। ठीक है। तो ये दोनों बल बराबर हैं
दिशा में विपरीत हैं और समांतर हैं। तो बराबर विपरीत और समांतर बल जब किसी पिंड पर लगकर उसको घुमाने का प्रयास करते हैं तो बलों का ऐसा जोड़ा क्या कहलाता है? बलयुग्म कहलाता है। ठीक है, तो यह एक बलयुग्म बना लेते हैं दोनों बल मिलकर के, और ये इस बलयुग्म के नाते ये जो वैद्युत द्विध्रुव हमारा है वो घूमना प्रारंभ कर देता है। इस बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, ये सूत्र निकाला जा चुका है। ठीक है, ऑलरेडी टाउ इज इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा। टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण है। ठीक है ना, ये बात क्लियर हुई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब इसको हम बाएं से दाएं या दाएं से बाएं वैद्युत क्षेत्र में घुमाएंगे वैद्युत द्विध्रुव को, तो इस पर बलयुग्म काम करेगा। क्यों काम करेगा वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब जब बलयुग्म काम करेगा इसका मतलब कि अगर बल उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है और आप एंटी क्लॉकवाइज ले जाएंगे, इसका मतलब आपको कार्य करना पड़ेगा। कार्य तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर बलयुग्म लगा हुआ है क्लॉकवाइज और आप एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहे हैं, उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं थीटा एंगल से, इसका मतलब कि आपको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक समान गति जो होती है रेखीय गति, उसमें तो कार्य का फार्मूला पता ही होगा आपको, क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। ठीक है, लेकिन अगर वृत्ताकार गति होती है तो वृत्ताकार गति में आप 11th में पढ़े होंगे, वृत्ताकार गति में किया गया जो कार्य होता है क्या होता है? अगर कार्य है तो कार्य बराबर क्या होता है? बल। बल की जगह यहाँ पर क्या काम करता है? बल आघूर्ण काम करता है। और क्योंकि बलों का जोड़ा यहाँ पे है तो बलयुग्म का आघूर्ण काम करेगा। ठीक है, बल की जगह हो जाएगा बलयुग्म का आघूर्ण टाउ, जो बलयुग्म का आघूर्ण काम कर रहा है इस द्विध्रुव पर। और दूरी बल गुणी विस्थापन होता है ना, विस्थापन। तो विस्थापन यहाँ वस्तु एक स्थान छोड़ के अन्यत्र नहीं जा रहे, बल्कि अपने ही स्थान पे स्थिर रखते हुए घूम रही थीटा कोण से। ठीक है, तो विस्थापन की जगह हो जाएगा कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन यहाँ मान लीजिए डी थीटा अगर है, डी इस मान लिया हमने। छोटा सा विस्थापन कराएंगे तो कार्य भी छोटा सा होगा। तो बलयुग्म का आघूर्ण गुणे क्या होगा यहाँ पे? कोणीय विस्थापन। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? कार्य मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? बल कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो वही यहाँ पे कार्य बराबर क्या हो जाएगा? बलयुग्म का आघूर्ण गुणे विस्थापन की जगह हो जाएगा कोणीय विस्थापन। तो पहले हम इसको थोड़ा सा घुमा रहे हैं, छोटा सा, क्योंकि आप देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप थोड़ा सा घुमाएंगे तो कम कार्य करना पड़ेगा, ज़्यादा घुमाएंगे विस्थापन ज़्यादा होगा, कार्य भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है परिवर्तित होता रहे कार्य, इसलिए थोड़ा सा जो कार्य है 60 एंगल घुमाने में वो हम निकाल लेंगे। फिर संपूर्ण घुमाने में किया गया कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों पक्षों का। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। टाउ की वैल्यू ऊपर से पी ई साइन थीटा और डी थीटा यहाँ पे आपका लग जाएगा। ठीक है, अब टोटल वर्क डन निकालना आपको है, तो क्या करेंगे? दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा डब्ल्यू, ये किया गया कार्य हमारा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? पी यहाँ से बाहर ले लीजिए, ई यहाँ से बाहर ले लीजिए, क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे इंटीग्रेशन तो हो गया। ठीक है, अब कोण आप थोड़ा घुमाएंगे तो कम कार्य करना पड़ेगा, ज़्यादा घुमाएंगे ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए आप इस वैद्युत द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 तक घुमा रहे हैं। मान लो पहले 30 अंश था और आपने अब 60 कर दिया, तो इसका मतलब 30 से 60 तक में घुमाया, तो कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं ये आप रखेंगे लिमिट में, तब कार्य किया गया निकलेगा उतनी विस्थापन में। तो θ1 से θ2 के बीच उसको घुमाया गया, चाहे आप 90 से 120 घुमा दीजिए, चाहे 150 से 180 घुमा दीजिए, जो भी आपको घुमाना है। तो θ1 टू θ2 इसकी क्या हो जाएगी? लिमिट हो जाएगी। तो यहाँ पी ई बाहर लिया हमने, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है वो पता ही होगा, माइनस कॉस थीटा। लिमिट हो जाएगी θ1 टू θ2। क्लियर? या किया गया कार्य हो जाएगा डब्ल्यू बराबर पी ई। ठीक है, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। ठीक है, इस माइनस को निकाल के यहाँ बाहर कर लीजिए, यहाँ बाहर कर दिए इसको निकाल के, माइनस बाहर हो गया। अब थीटा की जगह एक बार रखेंगे यहाँ पे θ2, हो जाएगा cos θ2, माइनस θ1 की थीटा की जगह एक बार रखेंगे θ1, तो हो जाएगा ये cos θ1। अब ये जो माइनस है इसको अगर हम अंदर कर लें
तो जो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 है ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE, ठीक है, ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। यह व्यापक सूत्र है किसका, अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को हमने थीटा 1 से थीटा 2 कोण के बीच में घुमाया। बात क्लियर हो गई। अगर थीटा 1 से थीटा 2 एंगल के बीच में घुमाएंगे आप, तो PE ब्रैकेट में थीटा 1 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 बराबर कार्य करना पड़ेगा। ये व्यापक फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला है इसका, ठीक है, ये जो है जनरल फार्मूला है। ठीक, चलिए अब उसके बाद अगर ये मान लीजिए आपने जीरो अंश से, मतलब वैद्युत द्विध्रुव क्या है, अस्थाई संतुलन में है, तो इसका जो धन आवेश है वैद्युत दिशा में हो गया और ऋण आवेश निगेटिव दिशा में हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया वैद्युत क्षेत्र के। तो थीटा इज इक्वल टू 0 समय होगा। और फिर उसको हम ऐसे था, अब ऐसे घुमाते 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 कहाँ ले गए, 90 अंश ले गए। अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 अंश के कोण तक ले जाएं घुमाते घुमाते, मतलब 0 to 90 ले जाएं, इसका मतलब कि थीटा 1 हो जाएगा 0 और थीटा 2 हो जाएगा 90। समझे बात को। तो उस अवस्था में क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू PE, ठीक है, cos थीटा 1 हो जाएगा, यानी cos 0 1 हो गया, माइनस cos थीटा 2 क्या होगा, कहाँ तक ले गए, 90 तक, cos 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये PE। क्लियर बात हो गई यहाँ तक। तो आपको PE के बराबर कार्य करना पड़ेगा, कहाँ तक ले जाने में, 90 तक ले जाने में। अगर 180 ले जाना है तब, मतलब ऐसे रखा था अब घुमा के ऐसे कर दिया आपने, उल्टा दिशा में कर दिया, 180 घुमा दिया, तो थीटा 1 हो जाएगा 0 और थीटा 2 हो जाएगा cos 180। तो cos 180 हो जाएगा, इसका मान होता है -1, तो -1 और ये लगा है माइनस पहले से ही, तो हो जाएगा +1, तो एक और एक मिलकर हो जाएगा 2, तो 2 इंटू पी, 2PE हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2PE। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2PE हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर आपने घुमा दिया 180 अंश कोण पे, तो आपको 2PE बराबर कार्य करना पड़ेगा, और अगर 90 अंश घुमाया आपने तो PE बराबर कार्य करना पड़ेगा। क्लियर बात हो गई। अब इसके लिए फार्मूला एक बना लेते हैं, सामान्य सा फार्मूला, कि अस्थाई संतुलन की अवस्था में कोई वैद्युत द्विध्रुव है। अस्थाई संतुलन की अवस्था में कोई वैद्युत द्विध्रुव है, तो उस अवस्था में, ठीक है, आप अगर 90 अंश घुमाते हैं, 120 अंश घुमाते हैं, थीटा घुमाते हैं, थीटा सामान्य रूप से लेते हैं, ठीक है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो थीटा 1 का मान क्या हो जाएगा, 0, अस्थाई संतुलन में पहले से ही है वो। थीटा 2 कहाँ तक आप ले गए, मान लीजिए थीटा तक ले गए आप, अब थीटा का मान चाहे जो भी हो, ठीक है, ले गए, तो थीटा 1 की जगह हो जाएगा 0 और थीटा 2 जगह हो जाएगा थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका थीटा 2 जगह पे थीटा हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। कंफ्यूज देखिए मत कीजिएगा, इस फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। कभी कभी आप इसको याद किए रहते, कहते हैं फिर ये कहाँ लगेगा, ये याद रहता तो ये कहाँ लगेगा। इसमें ये माना गया है कि ऑलरेडी जो है वह अस्थाई संतुलन की अवस्था में स्थित है और हमने थीटा कोण पे घुमाया, मतलब थीटा 1 इज इक्वल टू 0 फिक्स करके निकाला गया है, और थीटा 2 केवल एक एंगल है जहां तक हम उसको ले गए, 0 पे था ही, जहां तक ले गए वो थीटा हो गया। तो ये दोनों फार्मूले आपको जो दिख रहे हैं ये सेम फार्मूले हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा, ठीक। तो ये दोनों फार्मूले आप याद कर लीजिए। ये वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के संबंध में है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अब अगला जो टॉपिक है, एक मिनट, अब जो है दूसरा जो टॉपिक है वो आपको बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र में अगर वैद्युत द्विध्रुव स्थित है तो कितना उसके पास ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा कितनी है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के पास कितनी ऊर्जा स्थित है ये आपको जानना है, ठीक है।
देखो जी, एक मिनट समझ लीजिए पहले आप। ये आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। इस वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है, ऐसे इस तरह रखा हुआ है, प्लस क्यू इधर माइनस क्यू इधर, तो इसके पास ऊर्जा है, ठीक है। या अगर ये वैद्युत द्विध्रुव किधर रखा है, माइनस यहाँ रखा, क्यू यहाँ रखा है, तो भी इसके पास ऊर्जा है। ऊर्जा कहाँ से आ गई है? वैद्युत द्विध्रुव अगर वैद्युत क्षेत्र में इस तरह प्लेस्ड है तो उसके पास ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की रचना जब आपने किया होगा तो उसमें दो बराबर विपरीत आवेशों को आप अनंत से ला करके इस वैद्युत क्षेत्र में रखे होंगे, तो आपको कार्य करना पड़ा होगा। भाई ये द्विध्रुव कैसे बना हुआ है? दो आवेशों से मिलकर बना हुआ है, प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश। तो अनंत से आप प्लस क्यू आवेश को ला करके यहाँ रखे होंगे और अनंत से ही माइनस क्यू आवेश को ला करके यहाँ रखे होंगे, है ना? तब तो बना हुआ है। तो क्यू आवेश को आप अनंत से लाए यहीं पर रोक दिए और माइनस क्यू आवेश को आप अनंत से लाए यहाँ तक रोके, यहाँ पे रोका आपने। इसका मतलब कि माइनस क्यू आवेश इतनी दूरी, कितनी दूरी? 2l दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 2l दूरी ज़्यादा चला हुआ है, चला है ना। या इधर से आएंगे तो माइनस क्यू आवेश को आपने यहाँ पर ला के रखा है, प्लस क्यू आवेश को ला के आपने यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये प्लस क्यू वाला आवेश इतनी 2l दूरी एक्स्ट्रा चला हुआ है। तो इसका मतलब कि प्लस क्यू आवेश को या माइनस क्यू आवेश को अगर हम कुछ दूर एक्स्ट्रा चला रहे हैं तो कार्य तो करना पड़ेगा। और वह कार्य कहाँ जाएगा? उसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित जो वैद्युत द्विध्रुव है उसी में संचित रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित जो वैद्युत द्विध्रुव है उसी में उस ऊर्जा का संचय रहेगा, ठीक है ना। तो अगर इस पोजीशन में कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो उसके पास क्या होता है? ऊर्जा रहती है। बात क्लियर हुई? अब अगर वैद्युत द्विध्रुव इस तरह रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा हुआ है, इसका मतलब कि अनंत से आप लाए होंगे प्लस क्यू आवेश को यहां पर रखा आपने और माइनस क्यू आवेश को यहां पर रखा। तो प्लस क्यू आवेश को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। एक ही ध्यान देना आपको है कि जैसे मान लीजिए आप प्लस क्यू आवेश को इधर से ला रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र भी इधर की तरफ है, तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लाएंगे प्लस क्यू आवेश को तो कार्य करना पड़ेगा। लेकिन माइनस क्यू आवेश को ले आएंगे तो कार्य प्राप्त होगा, क्योंकि माइनस क्यू वाला जो आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश, वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत में स्वतः चलता है, वो विपरीत दिशा में चलता ही है। लेकिन धन आवेश क्या होता है? दिशा में जाता है, तो उसको उल्टा आप ले आएंगे तो कार्य करना पड़ेगा। तो प्लस क्यू आवेश को ले आने में कार्य करना पड़ेगा, माइनस क्यू आवेश को लाने में कार्य प्राप्त होगा, ठीक है। अगर दोनों आवेश के मान बराबर हैं और दोनों की प्रकृति अलग अलग है, ठीक है, तो और दोनों को ले आने में समान दूरी तय की गई है, इसका मतलब जितना कार्य प्लस क्यू आवेश को लाने में करना पड़ेगा उतना ही कार्य माइनस क्यू आवेश को ले आने में प्राप्त होगा। तो नेट जो कार्य किया गया वो शून्य हो गया। अगर हम ऐसे रख देंगे वैद्युत द्विध्रुव को, इसका मतलब कि प्लस क्यू आवेश को लाने में हमने अगर 10 जूल कार्य किया एग्जाम्पल तौर पे, तो माइनस क्यू आवेश को लाने में 10 जूल कार्य प्राप्त हो गया, तो नेट हमने कोई कार्य नहीं किया। लेकिन अगर ऐसे रखा हमने है तो प्लस क्यू आवेश को लाने में कार्य हमने कम किया और माइनस क्यू आवेश को लाने में कार्य ज़्यादा प्राप्त हुआ, तो कार्य क्या हुआ? निगेटिव में कार्य हुआ, आपका बचा हुआ है, इतनी दूरी के बराबर कार्य बचा हुआ है। इतनी दूर ले आने में जो कार्य करना पड़ेगा ऋणात्मक आवेश को, वो बचा हुआ है। तो कहने का मतलब कि अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है या विपरीत दिशा में है वैद्युत द्विध्रुव, तो उसके पास ऊर्जा रहती है, या किसी कोण पर भी है तो भी ऊर्जा रहती है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह की पोजीशन में है, ऊर्ध्वाधर पोजीशन में है, लंबवत पोजीशन में है, तो उस अवस्था में वैद्युत द्विध्रुव के पास कोई ऊर्जा नहीं रहती है। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, अब अगर हम इसको थीटा कोण से घुमाएं, इस पोजीशन में है, इसको हम ऐसे घुमा दें, थीटा पोजीशन में घुमा, जैसे मान लीजिए इस पोजीशन में रखा हुआ है, इस पोजीशन में लाके कर दें उसको, तो क्या होगा? भाई यहाँ रखा था तो कोई कार्य नहीं करना पड़ा, लेकिन आपने ऊर्ध्वाधर से इतना घुमाया तो घुमाने वाला कार्य तो करना पड़ा,
बात क्लियर हुई। अगर आप ऊर्ध्वाधर पोजीशन में है, इतना आपने घुमाया तो इतना कार्य तो करना पड़ा। कितना कार्य करना पड़ा, ध्यान दीजिएगा। अभी आपने देखा था W बराबर क्या होता है, PE ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2। ये एक व्यापक फार्मूला है θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। तो लंबवत पोजीशन पहले से ही है, पहले से ऊर्ध्वाधर पोजीशन में है, तो अगर θ1 रखें हम तो 90 हो जाएगा। W इक्वल टू क्या होगा, PE ब्रैकेट में cos 90 माइनस कहाँ तक घुमाए, 30 अंश घुमाया होगा आपने, 60 अंश कुछ घुमाया होगा। तो मान लो थीटा कोण घुमाया आपने, ऊर्ध्वाधर में था, थीटा आपने घुमाया, तो क्या हो जाएगा ये cos थीटा। cos 90 का मान क्या होता है, 0। तो क्या हो जाएगा ये 0 माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस PE cos थीटा। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस PE cos थीटा। तो अगर वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर स्थित है, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर स्थित है, तो उस अवस्था में क्या होगा, माफ कीजिएगा, अगर वो θ1 कोण से थीटा मतलब 90 अंश पे था, मतलब 90 हो गया प्रारंभिक एंगल उसका, क्षैतिज ले रहे हैं हम, क्षैतिज से 90 था पहला एंगल और क्षैतिज से थीटा है दूसरा एंगल, मतलब 90 से हम थीटा कोण तक ले आए उसको। जैसे यहाँ पहले वैद्युत द्विध्रुव आपका ऊर्ध्वाधर पोजीशन में था, इसका मतलब कहाँ पहले था, θ1 का मान 90 पोजीशन में था और लास्ट में हमने 30 पोजीशन ला कर दिया उसको। तो उस अवस्था में उसके पास कितनी ऊर्जा का संचय रहेगा, W इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, ठीक है। तो और यही ऊर्जा कार्य जो हो क्या होगा, उसी वैद्युत द्विध्रुव में ऊर्जा के रूप में संचित रहेगा। इसलिए इस किए गए कार्य को हम स्थितिज ऊर्जा के पदों में भी लिखते हैं। U इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस PE cos थीटा। अगर वेक्टर रूप में चाहे इसको हम तो क्या हो जाएगा, U इक्वल टू हो जाएगा माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E, क्योंकि आप जानते हैं A डॉट B इक्वल टू क्या होता है, AB cos थीटा। A डॉट B इक्वल टू क्या होता है, AB cos थीटा। इसलिए जो माइनस PE cos थीटा है उसको हम माइनस P डॉट E वेक्टर E लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे अदिश रूप में लिखिए चाहे सदिश रूप में लिखिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इस सूत्र के माध्यम से आप जान सकते हैं कि अगर वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में ही स्थित है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थित है, ठीक है, तो उस अवस्था में थीटा का मान हो जाएगा 0। तो क्या होगा, माइनस PE, क्लियर हो रहा है, माइनस PE हो जाएगा। और अगर जो है वैद्युत द्विध्रुव विपरीत दिशा में स्थित है तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो प्लस PE। ऐसे वैद्युत द्विध्रुव ऐसे स्थित है, प्लस Q आवेश यहाँ पे है, माइनस Q आवेश यहाँ पे है, तो इस स्थिति में थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0। तो कितना इसके पास ऊर्जा रहेगी, माइनस PE ऊर्जा इसके पास रहेगी। और इसको उल्टा कर दिया हमने, मतलब प्लस Q आवेश यहाँ हो गया, माइनस Q आवेश यहाँ हो गया, विपरीत कर दिया हमने, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो cos 180 मान क्या होता है, -1, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस PE ऊर्जा इसके पास स्थित है, ठीक है। तो अगर इधर पोजीशन में है 180 पोजीशन में तो प्लस PE ऊर्जा है, और अगर 0 अंश पोजीशन में है मतलब क्षैतिज पोजीशन में है तो माइनस PE ऊर्जा है। कितनी ऊर्जा बढ़ोतरी हुई, प्लस PE माइनस PE, अरे माइनस PE ऊर्जा थी, यहाँ से फिर ऊर्जा 0 हुई, फिर प्लस PE, तो कितना का परिवर्तन हुआ, 2PE परिवर्तन हुआ, ठीक है। और यही 2PE आपको याद होगा, अभी बताया था कुछ देर पहले आपको कि अगर 0 डिग्री से 180 डिग्री तक हम घुमाएं तो 2PE के बराबर कार्य भी करना पड़ता है, समझ गए बात को। तो यह वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के पास स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप व्यापक फार्मूला याद रखेंगे, W इक्वल टू क्या होता है, माइनस PE cos थीटा, ठीक है। और अगर वेक्टर रूप में चाहे तो क्या हो जाएगा, माइनस P डॉट वेक्टर E, समझ गए बात को। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के पास स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है ये आप जान गए।
और वैद्युत द्विध्रुव में किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा, उसका फार्मूला भी आप जान गए। ठीक है, और कुछ जो है वो रिलेटेड बातें हैं उससे, आवेशित गोले के भीतर क्या चालक होता है, तो आप ये अक्सर कंफ्यूज करने वाली बातें होती है, इसको याद कर लीजिएगा आप कि आवेशित चालक के अंदर, ठीक है, ये स्मरणीय तथ्य जान लीजिए तरह से है, आवेशित चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है ना, आवेशित चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, शून्य होता है। और वैद्युत विभव का मान क्या होता है, वह एक समान होता है, सर्वत्र एक समान होता है, जो भी होता है वो एक समान हर जगह होता है। ठीक है, आवेशित चालक की सतह पे, आवेशित चालक की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, आपको पता होगा, बताया गया है। आवेशित, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, आवेशित चालक की सतह पर अगर कोई आवेश चालक पर की आवेश फैला हुआ है, पृष्ठ का क्षेत्रफल a है, तो उस अवस्था में जो पृष्ठ घनत्व आपका है वो हो जाएगा सिग्मा। तो ऐसी अवस्था में क्या हो जाएगा, पृष्ठ घनत्व जो होगा आपका सिग्मा होने पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी पृष्ठ की सतह पे होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। आवेशित चालक के बाहर जाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वर्ग के व्युत्क्रम, मतलब वर्ग व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करती है। मतलब दूर आप जाएंगे सतह से, गोले की सतह से, तो वर्ग के रूप में व्युत्क्रमानुपाती होते हुए तीव्रता घटती जाएगी। ठीक है, अंदर तो शून्य होती है तीव्रता और सतह पे जो है वो आपकी अधिकतम होती है। ठीक है, और किसी गोले के अंदर अगर वैद्युत कोई आवेश रखा हुआ है तो गोले से निकलने वाली जो बल रेखाएं होती हैं वह गोले के पृष्ठ की सतह के लंबवत होती हैं। ठीक है ना, ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, इसको आप याद कर लीजिएगा, अच्छे से महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट कर लीजिएगा, और साथ साथ जो आपको दोनों फार्मूले बताए गए हैं वो दोनों फार्मूले भी आप याद कर लीजिएगा। और ये तीसरा जो चैप्टर आपका है वो समाप्त हो गया है। 3 चैप्टर आपका अच्छी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से बताए गए हैं। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी आप लगा डालेंगे। ठीक है, बहुविकल्पी जो क्वेश्चंस हैं मैं वो भी भेज दूंगा आपको, उसको सॉल्व कर लीजिए और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए। जो भी प्रॉब्लम होगी उसको 1-2 दिन में आप 2 दिन में 3 दिन में करके, टाइम वही 8 बजे से 9 बजे के बीच आप उसको अगर भेजेंगे तो मैं उसको कहीं पर नोट कर लूँगा, और नोट करने के बाद अपनी सुविधा के हिसाब से जब मैं खाली रहूँगा तो उसको मैं रिप्लाई कर दूँगा आपको। ठीक है, और इसके बाद जो नया चैप्टर है वो अगर 20 मई के बाद क्लासेस चलने के लिए आदेश होते हैं तो 20 मई के बाद वो आपको फिर से नए ढंग से शुरू किया जाएगा। फिलहाल अभी मुश्किल हमको लगता है कि 1 हफ्ते तक तो फिजिक्स का मूल्यांकन ही रहेगा, तो 1 हफ्ते मैं बिजी रहूँगा, इसलिए क्लासेस आपको नहीं मिल पाएंगे। जो भी होगा मैं ग्रुप में डाल दूँगा तो आपको मैसेज मिल जाया करेगा। ठीक है, तो आप 3 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करके नोट्स बना लीजिएगा, फिर हम बाद में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।